नमस्कार, नमस्ते बिहार। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची से बड़ी खबर, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बेकाबू थार ने 6 लोगों को कुचल डाला है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एक की मौत हो गई है। घटना के बाद से कार सवार मौके से फरार हो गया। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल है। चुटिया थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। रांची से बड़ी खबर, जहां तेज रफ्तार का कहर बेकाबू थार ने 6 लोगों को कुचल दिया है। घायलों का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। घायलों में बच्चे और महिला भी शामिल बताई जा रही हैं। चुटिया थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। शासन को सोचना चाहिए कि विधि व्यवस्था बढ़िया से बनाए रखे। और घटना हर दिन हो रही है। अभी भी मैं यहाँ गुरु नानक हॉस्पिटल आया था, तो मेरे भी एक परिजन है, उनकी भी दुर्घटना हुई। तो ये सरकार को और ये प्रशासन को सोचना चाहिए कि इसमें नियंत्रण कैसे किया जाए, इसमें सुधार लाने की प्रयास करनी चाहिए। ओम प्रकाश फोन लाइन पर है। ओम प्रकाश, कैसे हादसा हुआ, किस तरह के हालात अभी? जी, बता दें कि कल देर रात जो एक अनियंत्रित तेज रफ्तार कार थी वो चुटिया रेलवे स्टेशन, जो साउथ रेलवे कॉलोनी है, उस साइड से गुजरती हुई नजर आई और उसी कार की चपेट में करीब आधा दर्जन लोग जो है वो आ गए। घायलों में महिला, बच्चे भी शामिल हैं। एक व्यक्ति की मौत भी हो गई इस घटना के बाद। हालांकि अब तक जो कार चालक है वो पकड़ा नहीं गया है। उसकी गिरफ्तारी का प्रयास जो है वो प्रशासन के द्वारा की जा रही है। छापेमारी भी की जा रही है। अब देखना होगा कि आरोपी कब तक गिरफ्तार होते हैं। लेकिन जिस तरह से घटना हुई, जो बताया जा रहा है कि एक गृह प्रवेश का कार्यक्रम था, उसी में तमाम लोग पहुंचे हुए थे और जब घर से बाहर निकल रहे थे उसी दरमियान तेज रफ्तार कार ने उन्हें अपने चपेटे में ले लिया और जिसकी वजह से तमाम लोग जो हैं वो घायल हो गए। घायलों को गुरु नानक अस्पताल और राज अस्पताल ले जाया गया, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई। फिलहाल एक जो टीटी अन्नपूर्णा नायडू हैं, वो और उनके बेटे कुणाल नायडू और कृष्णा पुरी के निवासी हैं और संदीप महतो और संदीप सिंह, इनका इलाज जो है वो अभी भी अस्पताल में चल रहा है। देखना होगा कि इस पूरी घटना में आरोपी कब तक गिरफ्तार होते हैं। बता दें कि इस तरह की घटनाएं हाल के दिनों में रांची में बढ़ी हैं। पिछले दिनों जहां एक बार के बाहर कार से कुचलने का मामला आया था, तो वहीं दूसरी तरफ अभी 2 दिन पहले ही कचहरी चौक में भी इस तरह की घटना हुई थी, जिसमें कि एक किन्नर और एक जो युवक है उसे कार से रौंदा गया था। तो तमाम चीजों को देखते हुए प्रशासन को इसे लेकर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। खबर रामगढ़ से, जहां 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने जमकर गोलीबारी की। पतरातू थाना क्षेत्र के सरिया टोला में कोयला व्यापारी गजानंद प्रसाद और रोड सिल संचालन समिति के अध्यक्ष नीतीश कुमार के आवास पर कई राउंड फायरिंग की। इससे पहले अपराधियों ने सौंदा बस्ती के एक होटल के पास 2 राउंड गोलीबारी की। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। गनीमत यह है कि किसी को गोली नहीं लगी। वहीं पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल किसी आपराधिक गुट ने गोलीबारी की घटना की जिम्मेदारी नहीं ली। भागलपुर से बड़ी खबर है, जहां सुल्तानगंज के नासूपुर वार्ड सदस्य बेबी देवी के पति विजय यादव को अपराधी ने गोली मारकर घायल कर दिया। घायल की हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया है। आरोप है कि चुनावी रंजिश में गांव के रहने वाले अनीश मंडल ने उन्हें गोली मारी। मामले की जांच हो रही है। अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। तो वार्ड सदस्य के पति को गोली मारी गई है, घायल है, इलाजरत है। चुनावी रंजिश में गोली मारने का ये आरोप लगा है। ये अस्पताल की तस्वीर, जहां इलाज जारी है। गांव के अनीश मंडल पर ही आरोप है। में जो है ना उसका जो अनीश मंडल है, उसका बता, तो उसी जगह पर निकाल के हमको पिस्टल से गोली मार के। कौन था वो मारने वाला? अनीश मंडल। कौन दुश्मनी है कोई? दुश्मनी है, हम वार्ड थे वहाँ का। हाँ, आप वार्ड पार्षद हैं? वार्ड सदस्य हैं? मेरा पत्नी था। मेरा पत्नी, आपका पत्नी है? हाँ, बेबी देवी। अच्छा, बेबी देवी के पति हुए ना? दुश्मनी बहुत। अभी 3-4 साल पहले ये 3-4 साल पहले ये सर एकदम पीना मेडिकल दवा न लेने गेल न चले, तो 4 छोड़ा मिल करके इनका मारने छे। तखनी थाना में हम रिपोर्ट लिखलिए कि सर दवा न निकले गया, तो ऐसे ने किया। तब
गेलो छे सर थाना पुलिस गेलै तब कहलकै अच्छा ठीक छै अब एहन गलती नहीं करते हमर बेटा भाई माफी मांगे छो मगर बाप गोर फड़ लगले माफी मांगे छो अब नहीं एहन गलती होते दूसरा चरेला परेला पुत्रा मार मारने वाला कोई रिलेशन आपका? नहीं रिलेशन हमारे कोई नहीं। रांची से बड़ी खबर, जहां गैंगस्टर प्रिंस खान दुबई से फरार हो गया है। प्रिंस खान के पाकिस्तान पहुंचने की सूचना है, फिलहाल इसे लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं है। प्रिंस खान का पाकिस्तान में हथियार का नेटवर्क है, झारखंड में आपराधिक घटनाओं के लिए पाकिस्तान से हथियार मंगवाता था। प्रिंस खान के पासपोर्ट को पहले ही रद्द किया गया था, बावजूद गल्फ कंट्री से प्रिंस फरार हो गया। तो प्रिंस खान दुबई से फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि अब वो पाकिस्तान में हो सकता है। पाकिस्तान से हथियारों का नेटवर्क जुड़ा हुआ है। प्रिंस के पाकिस्तान जाने की खबर है। बेगूसराय में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान खुलेआम एक युवक ने हाथ में हथियार लेकर लोगों को जान से मारने की धमकी दी। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो फुलवरिया थाना क्षेत्र के शुकहरा गांव के उच्च टोला दुर्गा मंदिर के पास का है। फिलहाल पुलिस आरोपी की पहचान में जुटी हुई है। तो ये तस्वीर जहां दो पक्षों में मारपीट हो रही है और इसी मारपीट के बीच ये शख्स हथियार लहराता हुआ गोली चलाने की धमकी दे रहा है और बीच में धक्का मुक्की भी हुई है। पुलिस आरोपी की पहचान में वीडियो के आधार पर जुटी हुई है। सब वीडियो बना मोतिहारी के पलनवा थाना इलाके में मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने हथियार जब्त किए। इनमें एक दोनाली बंदूक, 2 जिंदा कारतूस के साथ एक कुल्हाड़ी जब्त की गई। वहीं एक गाड़ी भी पुलिस ने जब्त की है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि बहुबरी गांव में कुछ लोग आपसी विवाद में मारपीट करने पहुंचे हैं। स्थानीय लोगों ने पलनवा थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी। थाना की टीम घटनास्थल पर पहुंची तो दोनों पक्षों के लोग फरार हो गए, लेकिन वहां पर जब खड़ी गाड़ी की जांच की गई तो उसमें से हथियार और कारतूस जब्त किए गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां रामगढ़वा थाना इलाके में पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड गैंग के 4 लोगों को पकड़ा है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि जुनैद आलम, वसीम अख्तर, आसिफ राज और अफसर अली चारों दोस्त मिलकर केवाईसी अपडेट और आधार अपडेट करने के बहाने लोगों से धोखाधड़ी करते हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस बड़े साइबर फ्रॉड गैंग को गिरफ्तार किया है। 6 ATM कार्ड, 1 डेबिट कार्ड, 1 पासबुक, 4 मोबाइल, 3 मॉनिटर समेत कई सामान को जब्त किया गया है। पुलिस लगातार साइबर फ्रॉड पर विशेष नजर रख रही है। बड़ी खबर पूर्वी चंपारण से है, जहां चकिया पथ निर्माण विभाग में तैनात क्लर्क रोहित मंडल पर नाबालिग लड़की के अपहरण का आरोप लगा है। चकिया थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़की के साथ लिपिक रोहित कुमार मंडल को वाल्मीकि नगर से बरामद किया है। रोहित कुमार मंडल पर आरोप है कि अपने सहयोगी की बेटी को प्यार के जाल में फंसाकर वाल्मीकि नगर ले गया था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। गोपालगंज में क्राइम कंट्रोल को लेकर एसपी विनय तिवारी ने प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए 6 थानाध्यक्षों को तबादला किया है। एसपी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार कटिया थानाध्यक्ष के रूप में अवधेश कुमार को पदस्थापित किया गया है, जबकि भोरे थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी रोहिणी उपाध्यक्ष को सौंपी गई है। उचका गांव थाने की कमान धर्मेंद्र कुमार को दी गई है। मांझा थानाध्यक्ष के रूप में निरंजन कुमार को नियुक्त किया गया है। यातायात थानाध्यक्ष पद पर रंजित कुमार और SC/ST थानाध्यक्ष के रूप में अंकित पासवान की तैनाती की गई है। गोपालगंज में क्राइम कंट्रोल को लेकर बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरों पर कार्रवाई की गई है। गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी ने 6 थानाध्यक्षों को पद से हटाते हुए नए थानाध्यक्षों की पोस्टिंग की है। इसमें कटिया के थानाध्यक्ष अवधेश कुमार बनाए गए हैं। इसके अलावा महिला पुलिस पदाधिकारी रोहिणी उपाध्याय को भोरे कन्या थानाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा SI धर्मेंद्र कुमार को उचका गांव का थानाध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं निरंजन कुमार को मांझा और रंजीत कुमार को यातायात थाने की कमान सौंपी गई है। इसके अलावा SC/ST थानाध्यक्ष के रूप में अंकित पासवान को तैनात किया गया है। तो बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरों के तबादले किए गए हैं और नए अफसरों को नई जिम्मेदारी दी गई है। एसपी ने कहा कि क्राइम कंट्रोल को लेकर ये कदम उठाए गए हैं और लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी करने के साथ ही लंबित जो आपराधिक केस है उसकी अनुसंधान पूरी कर अपराधियों को सजा दिलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बैंकों और इलाके की सुरक्षा को लेकर भी
एसपी की ओर से कई सारे निर्देश दिए गए हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 32 में काली मंदिर के पास एक खुले नाले में गिरने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना मंगलवार रात की है। मृतक की पहचान समस्तीपुर के लखनपट्टी पंचायत के शादीपुर बतनाहा गांव निवासी बिरजू राय के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बिरजू राय पिछले 8 महीनों से दिल्ली में रहकर सेंटरिंग का काम कर रहे थे। बाजार से लौटने के दौरान खुले नाले में गिरने से उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में मातम पसर गया। बिरजू परिवार का इकलौता कमाऊ शख्स था। घर में मां और पत्नी के अलावा 2 बेटा और 1 बेटी है। गुरुवार को उसका शव गांव लाया जाएगा, जहां अंतिम संस्कार होगा। लोगों ने बिरजू के परिवार को सरकारी सहायता देने की मांग की ताकि परिवार का भरण पोषण हो सके। तो देखिए, गुरुवार को यानी कि आज शव लाया जाएगा गांव में और अंतिम संस्कार यहीं पर किया जाना है। लेकिन इससे पहले इस परिवार की हालत देख लीजिए। बाकी परिवार और आसपास के लोगों ने सरकारी सहायता की मांग की है। दिल्ली में हादसा हुआ और बताया जा रहा है कि यही वो हादसा स्थल है जहां पर उसकी मौत हो गई और इसे नाले में वो गिर गया। सेंटरिंग का काम करता था। बताया यहाँ हमको सहायता चाहिए, हमको कोई नौकरी चाहिए, हमको 3 गो बच्चा है, 1 सास, हम कैसे पालेंगे, हमको कोई कमाने वाला, हमको जमीन जगह नहीं है, हमको घर द्वार भी नहीं है। मिला ना तो गए कपड़ा किनने के लिए, कपड़ा किनने के लिए गए ना तो सूरज कुमार के लड़का उसको धकेल दिया नाला में। वो आने वाले थे क्या घर? हाँ। कब आने वाले थे? 2-4 दिन में आने वाले। क्या करते थे बिरजू वहाँ? सेटरिंग करते थे। हम लोग उन पे कार्रवाई करवाए यहाँ से, करवाए तो वो 24 घंटा के बाद बोला, जो कहने का मतलब वो पहले बोला जो 4 चक्का में जो है गाड़ी में उसको लेकर के भाग गया। और उसके बाद हम लोग उस पर कार्रवाई किए तो वो 24 घंटा के बाद बोला जो नहीं, वो गटर में गिरी। परिवार में सर 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, जो कि एक 8 साल के हैं, एक 6 साल के और एक 3 या 4 साल के होंगे। और एक उनकी माता जी है। माता जी भी मतलब वो समझिए कि थोड़ा माइंड से डिस्टर्ब भी रहती है। और उसकी पत्नी है। दरभंगा में 6 साल की मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। परिवार से मुलाकात के बाद उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाया। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं है और अधिकारियों का जंगल राज चल रहा है। उन्होंने कहा कि घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई से लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। उन्होंने मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की। पुलिस प्रशासन की कोई जवाबदेही नहीं है, लेकिन उनकी लापरवाही से या उनकी कमी से, उनकी गलती से जो दुर्घटना हुई, उसके खिलाफ में जो लोग रोड पर उतरे तो उन पर आपने केस कर दिया। तो इसी के लिए लोग कह रहे हैं कि एकदम कंप्लीट यहाँ पर जो है अधिकारियों का जंगल राज है। आप अधिकारियों के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। पुलिस की गलती है, पुलिस को शर्मिंदगी होनी चाहिए, पुलिस को माफी मांगना चाहिए, पुलिस अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ उल्टे जो लोग पीड़ित हैं उन्हीं के घर के बच्चों को पकड़कर जेल में डाला जा रहा है। खबर धनबाद से, जहां खनन विभाग ने कार्रवाई करते हुए राजस्व वसूली को लेकर कोयला कंपनियों को नोटिस भेजा है। 183.85 अरब रुपए राजस्व वसूली का नोटिस भेजा है। 15 दिन के अंदर राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। समय सीमा में भुगतान नहीं करने पर संबंधित कंपनियों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज कर वसूली की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक कोयला कंपनियों का पक्ष भी सुना गया है। दिसंबर तक सुनवाई के बाद अब नोटिस देकर आगे की कार्रवाई की तैयारी है। मैं भी आपके पेपर के थ्रू जस्ट जानकारी कुछ मिली है, पूर्ण ढंग से अध्ययन करने के बाद इसमें कुछ बोला जा सकता है। देखिए, ये हम लोगों का पुराना जो बकाया है, कोल इंडिया ही नहीं है, बाकी अन्य कंपनीज भी हैं, तो सभी को हम लोगों ने अभी बकाया फिर से भेजा है। कुछ मामले कोर्ट में थे, कोर्ट से हम लोगों को जीत हुई है। उसके आलोक में हम लोगों ने 183 अरब रुपए हैं जो हम लोगों ने डिमांड किया है। तो अभी हमको लग रहा है कि कुछ कोल कंपनी अगर मदद करेगी तो राज्य सरकार का जो वित्तीय स्थिति है वो भी सुधरेगा और जो उनका जो लीगल हक है हम लोगों का उनसे बकाया का वो भी हम लोगों को कुछ टाइम समय दिए सर। तो उसमें अभी सर्टिफिकेट केस की बात है। जैसे ही अगर समय जमा हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो हम लोग सर्टिफिकेट केस। TRE-4 मामले को लेकर 16 फरवरी से आंदोलन का अल्टीमेटम दिया गया है। आंदोलन से पहले BPSC ने एक नोटिस जारी किया है। इस पर छात्र नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है।
के द्वारा जो एक नोटिस जारी हुआ है उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि TRE 4 से संबंधित रिक्तियां याचना BPSC को मिल चुका है और जल्द ही BPSC TRE 4 का विज्ञापन जारी करने वाली है। तो यह छात्र आंदोलन की एक बहुत बड़ी जीत है। जिस दिन हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसी दिन से शिक्षा विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग हरकत में आ गया था और इस पे काम तेजी से शुरू हो गया था। खबर नालंदा से है, जहां नालंदा और रोहतास जिले के कुल 60 सदस्य मछली पालन का प्रशिक्षण लिया है। जहां FDO के नेतृत्व में 7 सदस्यों की टीम चरी पहुंचकर मछली पालन के लिए प्रशिक्षण लिया गया। इस दौरान मत्स्य सहयोगी जीवी के निदेशक शिवनंदन प्रसाद ने कहा कि आज के समय में किसानों के लिए मछली पालन काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। आज हमारे यहाँ मोहनपुर मत्स्य सैंचुरी में नालंदा जिले और रोहतास जिले से प्रशिक्षण के लिए आए हुए हैं। 60 फार्मर हैं और प्रशिक्षण ले रहे हैं क्योंकि मछली पालन पे सरकार का काफी जोर है और ये है कि अब मछली पालन में महिलाएं भी आगे आ रही है। आज तो कम महिलाएं हैं, इसके पहले में ज्यादा महिला थी। मछली मत्स्य विभाग में हैं, मछली को देख रेख के समझने के लिए कौन सी मछलियां उत्तेजना से बढ़ती है, बिजनेस करने के लिए हम लोग इसे डेवलप करें हम मछली के बिजनेस से, इसलिए हम लोग आए हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं। बिहार दिव्यांग चैलेंजर ट्रॉफी का आयोजन कर रहा है। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में बिहार, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर एक दूसरे के खिलाफ खेलते नजर आए। इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी धर्मेंद्र ने कहा कि यह एक अच्छा मौका है जब इस तरह का टूर्नामेंट बिहार में हो रहा है। इससे दिव्यांग खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा। बिहार दिव्यांग चैलेंज ट्रॉफी का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन में 3 टीमें हिस्सा ले रही है। बिहार के साथ मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर पटना में एक दूसरे के खिलाफ क्रिकेट खेलती हुई नजर आ रही है। यहाँ देख सकते हैं कि जो तमाम दिव्यांग खिलाड़ी हैं वो इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं और ये टूर्नामेंट खासकर इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है ताकि जो दिव्यांगजन हैं उनका भी मनोबल ऊंचा हो, उन्हें भी भेदभाव का एहसास ना हो। और एक ऐसे ही खिलाड़ी हमारे साथ हैं जो दिव्यांग जरूर है लेकिन टीम इंडिया के लिए भी खेलते हैं। कितना खास है इस तरीके का टूर्नामेंट पटना में होना? बहुत खास है कि हमारे प्रदेश में पटना जिला में ये टूर्नामेंट हो रहा है, दिव्यांग चैलेंजर्स ट्रॉफी। हम दिव्यांगों के लिए गर्व की बात है। अगर हम आपको देखें, एक पाँव नहीं है, इस तरीके का जो सिचुएशन होता है तो लोग सोचते हैं कि हम चले कैसे। आप क्रिकेट खेलते हैं, रन के लिए दौड़ते हैं, तो बिल्कुल अलग तस्वीर है। नहीं, देखिए आदमी को जीने के लिए चाहिए। अब वो भगवान अगर इसी ज़िंदगी में जीने के लिए हमको छोड़े हैं तो इसी ज़िंदगी में जी रहे हैं। और अगर सोचे कि मेरा पैर कट गया है, इसके लिए हम सोच करके अगर आगे नहीं बढ़े तो फिर तो हमारे साथ साथ हमारे गार्जियन को भी अफसोस आएगा। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, भले ही वो शरीर से दिव्यांग है लेकिन उनका मन स्वस्थ है और यही वजह है कि वो अलग अलग खेल खेलते हैं। और ऐसे ही कई खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और उन खिलाड़ियों के लिए पटना में ऊर्जा स्टेडियम में बिहार दिव्यांग चैलेंज ट्रॉफी का आयोजन किया गया है, जहां खिलाड़ी एक दूसरे के साथ यहां मैदान में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। भागलपुर में प्रेमी जोड़े की शादी चर्चा का केंद्र बनी हुई है। दरअसल भागलपुर का मथुरापुर निवासी कृष्णा चंडीगढ़ में रहकर पढ़ाई करता था। उसे साथ में पढ़ने वाली छपरा की काजल से प्यार हुआ। हालांकि जिस वक्त प्यार हुआ उस वक्त दोनों नाबालिग थे। ऐसे में दोनों ने बालिग होने तक इंतजार किया। कृष्णा पढ़ाई छोड़कर राजमिस्त्री का काम करने लगा। बालिग होने पर मंदिर में दोनों ने शादी की और फिर कोर्ट मैरिज कर उसे कानूनी रूप भी दिया। कहाँ पर आपकी मुलाकात हुई थी कृष्णा से? स्कूल में मुलाकात हुई। कितने सालों से एक दूसरे को जान रही हैं? 3 साल से। 3 साल से जान रहे थे। तो अब क्या फैसला लिए हैं? साथ जीना है। साथ जीना है, साथ मरना है। खुश हैं कृष्णा के साथ शादी करके? जी। जल्दी करते थे वहाँ पे। तो हम दोनों शादी के लिए फैसला किए। दोनों में प्यार हो गया? दोनों में प्यार था। वही बोला क्या शादी मेरे को करना है। काजल बोली? काजल बोला शादी करना है अब, और आया है हमारे साथ। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में कैंसर थेरेपी की सुविधा शुरू की गई है। इससे जिले और आसपास के मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। लंबे समय से कैंसर मरीजों को इलाज के लिए पटना या दूसरी जगह जाना पड़ता था, जिससे समय और पैसे दोनों की परेशानी होती थी। सदर अस्पताल में सुविधा शुरू होना स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है।
राज्य सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा सीतामढ़ी जिले वासियों को एक बड़ी सौगात देने का काम किया गया है। हम आपको तस्वीरों के जरिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल की एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं, जिस तस्वीर के माध्यम से यह समझा जा सकता है कि जिस असाध्य रोग की वजह से लोग परेशान हुआ करते थे, उनका घर परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता था, अब उसका इलाज सीतामढ़ी सदर अस्पताल में संभव हो सका है। सीतामढ़ी के डीएम ऋषि पांडे और राज्य स्वास्थ्य समिति के सहयोग से सीतामढ़ी में सदर अस्पताल में कैंसर का जो कीमोथेरेपी की सुविधा है उसको अब शुरू कर दिया गया है और इसको लेकर सभी तरह की यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से उपलब्ध करा दी गई है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी सदर अस्पताल की यह तस्वीर है, जहां होमी जहांगीर भाभा कैंसर संस्थान का एक यूनिट यहाँ पर स्थापित किया गया है, जिसमें दर्जनों की संख्या में कर्मचारी और चिकित्सकों को तैनात किया गया है। अब तक 9000 से ज्यादा लोगों का कैंसर का स्क्रीनिंग किया गया है, जिसमें से सैकड़ों लोग कैंसर पीड़ित पाए गए हैं। तो तस्वीर कहा जा सकता है कि काफी इसे सुखद कहा जा सकता है कि जिस रोग की वजह से अब तक लोग दर दर की ठोकरें खाते थे, इलाज काफी महंगा साबित होता था, घर परिवार पूरी तरीके से इस इलाज में बर्बाद हो जाता था, वैसे बीमारी के लिए अब सीतामढ़ी सदर अस्पताल में इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है और यह काफी सस्ता कहा जा सकता है और कहा जा सकता है कि इस व्यवस्था से जो जरूरतमंद लोग हैं और गरीब तबके के लोग हैं उनमें राहत महसूस हो रही है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।